गुस्सा तो मेरे को हमेशा आता है भैया, अभी भी गुस्सा ही मन में, लेकिन किसको बताऊं। लोन के लिए भी हम लोग को कोई बोलते जरूर भी है विकलांग कोटे में मिलता है, वो मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता हम लोग को। डॉक्टर रमन सिंह के पास गया, 4 बार उनके पास भी गया, उनके पास से मेरे को कोई सहायता नहीं मिला। प्रेम प्रसाद पांडे के पास भी गया हूँ मैं, हेमचंद यादव के पास भी गया हूँ मैं, ताजन साहू के पास भी गया हूँ मैं, उसको देवेंद्र यादव के पास भी गया था। शक्ति और सामर्थ्य से जैसे धनवान लोगों को जाना जाता है, वैसी शक्ति और सामर्थ्य अपने आत्मबल से भी कुछ लोगों को जाना जाता है। आज राजेश की कहानी और उस कहानी के पीछे का दर्द आपके सामने लाने जा रहा हूं। राजेश भिलाई क्षेत्र में रामनगर मुक्तिधाम में उसके सामने एक चाय का ठेला लगाते हैं और गुटखा पान ये सब भी बेचते हैं। और उनके साथ जो जीवन बीता, उसके बाद उन्होंने जो एक संघर्षपूर्ण ज़िंदगी को गुजर बसर करने का फ़ैसला लिया, उस पूरे संघर्ष की कहानी राजेश की ज़ुबानी। राजेश के बारे में आपको बता दूं कि उस व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं हैं, एक हादसे में वो शिकार हुए थे। राजेश बताएंगे ये हादसा कैसे हुआ था आपके साथ? मेरे को इलेक्ट्रिक शॉट लगा था भैया, जिससे मेरा इलेक्ट्रिक शॉट लगने के बाद मैं बेहोश हो गया था। मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन से मेरा हाथ का वो किया गया था। कैसे हुई थी घटना? आप क्या काम कर रहे थे? पहले डेकोरेशन का काम करता था भैया मैं, उसके बाद डेकोरेशन की वजह से एक एंटीना का पाइप होता था, उसको साइड करा था छत के ऊपर, तो वो पाइप को तार खींच लिया था मेरा। उसके बाद मतलब क्या, मेन लाइन की तार जो जाती है हैवी टेंशन वाली, ऊपर से तार गई थी। अच्छा, तो छत के ऊपर से तार जो गई थी, वो तार को मतलब एंटीना को मैं साइड करा था, तो एंटीना क्या उसमें टच हुआ कि खींचा, मेरे को उतना याद नहीं है, बेहोश हो गया था मैं, मेरे को शॉट लगने के बाद। उसके बाद होश, मतलब जब मेरे को होश आया तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में था मैं। अच्छा, उसके बाद जब अस्पताल में भर्ती हुए तो उसके बाद में जो ये आपके हाथ काटे गए, उसके बाद मतलब वो कैसा था? आपको कैसे बताया डॉक्टरों ने? क्या मतलब समस्या क्या आ गई थी? हाथ पूरे जल गए थे? पूरा मतलब बोले थे कि अंदर से गलने लग गया, बोल के कि ख़राब हो गया, आपका हाथ को काटना पड़ेगा। सुन्न हो गया, मतलब हाथ सुन्न हो गया था पूरा मेरा। एक हाथ को कटे, एक हाथ तो मतलब जैसे पट्टी बांध के रखे थे, ब्लड आ रहा था, तो उसको जब पट्टी खींचे तो पंजे ही बाहर आ गया था मेरा। तो ये दुख दर्द था। और उसके बाद जब इन समस्याओं से निकलने में कितना दिन का टाइम लगा? को लगा अभी कम से कम 4 साल लगा। 4 साल के बाद उसके बाद मैं इधर उधर हाथ पैर फैलाया, कहीं गया कि मेरे को आर्थिक मदद दे दीजिए, मेरे को कुछ ये चाहिए वो चाहिए। मैं जैसे डॉक्टर रमन सिंह के पास गया, 4 बार उनके पास भी गया, उनके पास से मेरे को कोई सहायता नहीं मिला। उनके बाद फिर अपना प्रेम प्रसाद पांडे के पास भी गया हूँ मैं, हेमचंद यादव के पास भी गया हूँ मैं, ताजन साहू के पास भी गया हूँ मैं, उसको देवेंद्र यादव के पास भी गया था। तो बोलते ठीक है, मैं आपको गुमटी दिलाता हूँ, आप निगम में आइए, मेरे ऑफिस में मिलिए। निगम भी गया, वहाँ 1000 का फ़ाइन भी भरा हूँ मैं, जो रसीद जो भी बोलते हैं, वो सब कुछ करने के बाद मेरे को आज तक गुमटी नहीं मिला। जितने नेताओं से आप मिले हो, आप बता रहे हो, उनसे मिलने के बाद में उनका रवैया क्या रहता था? रवैया क्या तबियत, ठीक है आप जाइए, आपका हो जाएगा, आपको 10 दिन के बाद आपको कॉल आएगा या कोई लेटर आएगा। कोई लेटर नहीं आया, ना कॉल नहीं आया मेरे को वहाँ से। राजेश से और बात करेंगे, पहले मैं आपको उनका जो व्यवसाय संचालन होता है वो दिखा दूं। राजेश यहाँ इस ठेले में चाय बेचते हैं और ये इसी ठेले से ज़िंदगी का गुजर बसर होता है। चाय बेची जाती है, ये जो गुटखे पान का पैकेट आप पुड़िया देख रहे हैं, उसको लोगों को बेचते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं। ये ठेला भी पास ही रामनगर में इनका घर है भिलाई में। उस ठेले को अपने हाथ से धकेलते हुए ये रामनगर मुक्तिधाम है मेरे पीछे, जहाँ लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, उस जगह के सामने ये ठेला लगा हुआ है और यहीं से ये ज़िंदगी आज सफ़र कर रही है और लगातार अपने संघर्ष को जी रहे हैं। ये राजेश ये भी बताते हैं कि ये जो छोटा सा इनका आशियाना या जो भी व्यवसाय का ज़रिया है, उस ज़रिए से घर तो नहीं चल पाता, लेकिन फिर भी क्या करेंगे। नेताओं मंत्रियों के पास में गए हैं और सभी जगह आश्वासन मिला, सिर्फ कोरा आश्वासन मिला। ये 8 साल से ज़िंदगी को इसी तरह से बसर कर रहे हैं और लगातार इस संघर्ष की परिपाटी के साथ अपनी ज़िंदगी को घस घस कर चला रहे हैं और स्वाभिमानी हैं।
कहते हैं कि लगातार नेता मंत्रियों के पास, अधिकारियों के पास सबको अपनी समस्या बताई है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। राजेश, ये बताना, अभी जैसे बेरोज़गारों को देने के लिए बहुत सारी सरकार आती है और बोलते हैं कि बेरोज़गार हो या कोई हादसे का शिकार हो, हम उसको खड़ा करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट देंगे, और उसके लिए जो भी गुमटी की व्यवस्था हो, बहुत सारी कार्य योजनाओं में लाखों करोड़ों रुपए नेता मंत्री खर्च करते हैं। आपके साथ जो आप बीती आपने बताई, ये सुनने के बाद और जो आप बीती आपकी चल रही है, कितनी पीड़ा होती है? बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है, क्योंकि अपने को कुछ मिलता नहीं। अपन लोन के लिए भी जाते हैं तो बोलते हैं आपको बैकग्राउंड चाहिए, आपको लोन नहीं मिला जाएगा। बोलते हैं आपको के लिए कोई, बोलते क्या होता है, घर का पट्टा है या आपके पास रजिस्ट्री ज़मीन है। लोन के लिए भी हम लोग को कोई बोलते जरूर भी है, विकलांग कोटे में मिलता है, वो मिलता, कुछ भी नहीं मिलता हम लोग को। हाँ, हमारे पीछे कोई बैक सपोर्ट करने वाले हैं जो बोलेगा हाँ कि मैं करूँगा, तब जाकर हमको वो लोन मिलेगा। अभी लोन के लिए अप्लाई करने गया था, बीच में बोलते आपको लोन नहीं मिलेगा जब तक आप घर का कागज़ नहीं दोगे या रजिस्ट्री कुछ ज़मीन आपका, तभी मिलेगा आपको लोन, ऐसा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो अपन व्यवसाय कर रहे हैं उससे कितना पैसा कितना आ जाता है? एक अमूमन आय का जैसे बोलते हैं तो क्या बोलो, तो अपने 400-500 पैसा गल्ला होता है, उसमें आप निकाल लो भैया डेली। बचत मतलब कितनी आती होगी? 100-150 रुपये? मुश्किल से 30 रुपये 40 रुपये मेरा बजट। 30 रुपये 40 रुपये रोज़ आता है। और घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, मैं हूँ। तो इनका लालन पालन, फिर पालन पोषण कैसे होता है? घर चल रहा भी है जैसा भी है। आगे अगर सरकार से कुछ कहना चाहते हो, आप स्वाभिमानी व्यक्ति हो, मैं आपको काम करते हुए भी देख रहा था और लगातार आपकी बातों से ये भी समझ में आता है कि आप संघर्ष के जीवन को ही जीते आए हो और आज भी सीना तान के खड़े हो और आप लोगों से बात कर रहे हो, लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और अपने घर के लिए भी इतनी मेहनत कर रहे हो। तो आगे सरकार के प्रति आपकी सोच क्या है? कि निराशा है या आपको अब भी अपेक्षा है कि कोई नेता आएगा या कोई अधिकारी आएगा और आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ा दे? मेरे को किसी चीज़ को उम्मीद नहीं भैया। 8 साल से बहुत आगे पीछे गया मैं भैया, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं किया भैया। आज भी मेरे को 8 साल से यहाँ पर लगाया, मेरे को हर कोई जानते हैं। भिलाई का जो बड़े से बड़े नेता हैं, कमिश्नर जो भी हैं, वो सभी जानते हैं मेरे को कि यहाँ पर ठेला लगाता है राजेश, लेकिन आज तक कोई मेरे को कुछ नहीं बोला। ये राजेश की तकलीफ़ है। जाहिर तौर पर नेता मंत्री, ये मुक्तिधाम वही जगह है जहाँ पर अंतिम समय के बाद में हर किसी को आना पड़ता है और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं, बहुत छोटे लोग भी आते हैं और लगातार इसी दुकान पे चाय पीते हैं आकर और इसी दुकान पे जो जाने के समय की जो बातें होते हैं वो ज़रूर इस दुकान में करते होंगे। लेकिन राजेश की जो आप बीती है वो सुन के आप भी चौंक गए होंगे कि कैसे सरकारें बेरोज़गार और विकलांगों के कोटे के लिए कितना बड़ा बड़ा मद जारी करने का दावा करती हैं और कैसे सरकारें ये कहती हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। लेकिन राजेश सबसे बड़ा उदाहरण है आपके सामने में कि संवेदनशीलता लगभग मर सी गई है। बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों से ये मिल चुके हैं, यहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं, महापौर हैं, यहाँ के जो सांसद हैं और स्टेट लेवल के भी जो नेता मंत्री अधिकारी हैं, उन सबसे मुलाकात हो चुकी है। इन्हें ना आज तक कभी लोन मिल सका, इन्हें ना आज तक कोई गुमटी मिल सकी और साथ साथ जो भी समस्या है उसके निपटारे के लिए जो आश्वासन मिलते हैं वो जाहिर सी बात है एक पन्ना लिया जाता है और उसको कह दिया जाता है कि ठीक है, पन्ना छोड़ दिया गया है, आपका काम देख लिया जाएगा। तो ये संवेदनशीलता लगातार जारी है। सरकार में बैठे हुए लोगों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर ग्राउंड लेवल पे ये हालात हैं तो आप किस आधार पे, किसानों के आधार पे, गरीबों के आधार पे, विकलांगों के आधार पे उनको मदद देकर अपने लिए वोट मांगते हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम अगर अच्छा लगा होगा तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा दीजिए। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बातों को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये पीड़ा समाज के बड़े बड़े तबकों तक पहुँचे। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं हूं शशिकांत तिवारी।